नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में वार्षिक अनुदान जो विद्यालयों को प्राप्त होता है उस अनुदान की राशि को किन किन क्षेत्रों में किन किन मदों में व्यय किया जाना है इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, यह पत्र आप देख रहे हैं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह पत्र 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया है और यहाँ पर जो जानकारी दी गई है कि कितनी दर संख्या पर किस विद्यालय को कितनी राशि प्राप्त होगी और फिर उस राशि को अर्थात इस वार्षिक अनुदान को किन किन मदों में खर्च करना है, किन किन क्षेत्रों में व्यय करना है, यह बताया गया है। तो साथियों, आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप पत्र को भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पत्र में जो जानकारी दी गई है और इसकी जो विषय वस्तु है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदाय विभिन्न मदों में व्यय विषय। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नामांकन के आधार पर किस विद्यालय को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहले विवरण दिया गया है वार्षिक अनुदान के रूप में कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत साल की दर संख्या के आधार पर वार्षिक अनुदान की दर निर्धारित है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2022-23 में भारत शासन द्वारा नामांकन के आधार पर निम्नानुसार स्वीकृति दी गई है। ठीक है, जो भी राशि विद्यालयों को प्राप्त होगी या हुई है या होने वाली है, तो नामांकन के आधार पर आप देखेंगे, जैसा कि आप चार्ट में भी यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि 1 से 30 तक जिन विद्यालयों का नामांकन है उन्हें 10,000 की राशि प्राप्त होगी। 31 से 100 के मध्य नामांकन वाली शालाओं अर्थात विद्यार्थी की संख्या वाली शालाओं को 25,000 रुपए की राशि। इसी तरह से 101 से 250 तक जिन विद्यालयों में विद्यार्थी अध्ययनरत है उन्हें 50,000 की राशि और जिन विद्यालयों में 251 से 1,000 तक विद्यार्थी अध्ययनरत है तो वहां पर 75,000 की जो राशि है वो प्राप्त होगी। इसी तरह से 1,001 से अधिक विद्यार्थी वाली शालाओं को 1 लाख रुपए की अनुदान राशि यानी वार्षिक अनुदान जो है वो प्राप्त होगा। आइए अब हम जानते हैं इस पत्र में जो जानकारी दी गई है और कहा गया है कि किन किन मदों में हमें खर्च करना है। सबसे पहले हम देखें तो शाला को प्रदाय अनुदान की कुल राशि में से न्यूनतम 10% राशि स्वच्छता हेतु शाला की साफ सफाई, शौचालय की दैनिक साफ सफाई, सफाई सामग्री पर व्यय करना अनिवार्य होगा। इसका हिसाब पृथक से रखा जाएगा। साथ ही जो राशि हमको प्राप्त होने वाली है उसका 10% किसी विद्यालय को यदि 10,000 की राशि प्राप्त होती है तो 10,000 की राशि का 10% कितना होगा, 1,000 रुपए होगा। तो 1,000 रुपए जो है वो स्वच्छता पर ही खर्च करना है जैसा कि इस पत्र में बताया गया है। ठीक है, और आगे हम देखें तो दूसरा है प्रयोगशाला उपकरणों का रखरखाव, उनकी मरम्मत एवं बदलाव, इस पर भी व्यय किया जा सकता है यानी जो अनुदान की राशि प्राप्त होगी उसमें से। फिर है प्रयोगशाला सामग्री का क्रय, यदि विज्ञान फंड की राशि पर्याप्त न हो तो इसके लिए भी इस अनुदान से खर्च कर सकते हैं। अगला है विद्युत देयक, राज्य बजट से पूर्ति न होने पर राज्य के द्वारा जो बजट आरित किया जाता है विद्युत आपूर्ति के लिए यानी विद्युत जो बिल है उसका भुगतान करने के लिए, यदि वो नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी व्यय कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि राज्य बजट से पूर्ति न होने तथा बिजली कटने की स्थिति में अपरिहार्य स्थिति में हम विद्युत देय के रूप में भी इस राशि का प्रयोग कर सकते हैं। आगे कहा गया है पेयजल व्यवस्था एवं इंटरनेट व्यय, यानी पेयजल की व्यवस्था और इंटरनेट से संबंधित जो संबंध के लिए भी कई बार ये होता है कि शिक्षक साथियों को इंटरनेट से संबंधित बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं तो डेटा वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, तो उस आधार पर भी व्यय किया जा सकता है और बराबर उसका जो बिल वगैरह है हमको लगाना होगा। आगे है शाला में उपलब्ध मरम्मत योग्य फर्नीचर की मरम्मत, उसी फर्नीचर की मरम्मत का कार्य किया जाए जिसे मरम्मत उपरांत उपयोग में लाया जा सके तथा न्यूनतम 3 वर्ष उपयोग किया जा सके। यानी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि उसी फर्नीचर को हमें मरम्मत कराना है जिसको आगामी भविष्य में उसको उपयोग में लाना है और उसको कम से कम 3 साल तक उपयोग में लाया जा सके, तो ऐसे ही फर्नीचर की मरम्मत करानी है। आगे जो कहा है कि मैप, चार्ट, स्टेशनरी अध्यापन हेतु पूरक सामग्री, इसके बारे में क्या कहा गया है सुनिएगा कि यह देखने में आ रहा है कि वार्षिक अनुदान की राशि से शालाओं द्वारा अध्ययन अध्यापन हेतु आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के स्थान पर कुछ ही मदों में समस्त राशि व्यय कर ली जाती है। यहां तक
कि प्रयोगशाला उपकरण के रूप में भी ऐसी सामग्री क्रय कर ली जाती है जो कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए आवश्यक नहीं है। प्रयोगशाला उपकरणों के रूप में किस तरह की सामग्री ली जानी चाहिए, इस संबंध में एनसीईआरटी द्वारा संस्कृत के लिए दी गई सुझावात्मक सूची का उपयोग किया जा सकता है। प्रयोगशाला सामग्री खरीदते वक्त यह ध्यान रखें कि ऐसी ही सामग्री का क्रय किया जाए जो कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम के अनुरूप हो। तो साथियों, इस बिंदु पे जो जानकारी दी गई है उसको मैंने पढ़कर बताया। सीधी सी बात है, शैक्षणिक सामग्री बच्चों के अध्ययन अध्यापन हेतु उनको क्रय करना है, उस क्रय हेतु भी इस अनुदान से राशि को खर्च करना है। ठीक है। अगला है खेल दिवस, वार्षिक दिवस या स्कूल फाउंडर डे, त्योहारों आदि का आयोजन, इसमें भी व्यय इस मद से कर सकते हैं, स्कूल अनुदान राशि से व्यय कर सकते हैं। अगला है बैठकों का आयोजन, एसएमसी की बैठक हुई और भी अन्य कोई बैठकें होती हैं तो उनमें जो भी व्यय होता है उसमें व्यय कर सकते हैं। अगला है शाला का रखरखाव, भवन का मेंटेनेंस, पुताई, शौचालय एवं अन्य सुविधाओं को अच्छी स्थिति में रखने हेतु आवश्यक व्यय कर सकते हैं। अगला है इस राशि का उपयोग प्राचार्य कक्ष की सजावट हेतु प्रतिबंधित है। प्रधान पाठक हो या प्राचार्य हो, उनके कक्ष को सजाने के लिए इस राशि का प्रयोग नहीं करना है, प्रतिबंधित किया गया है। अगला है यदि एक परिसर एक शाला है तो प्राथमिक अथवा माध्यमिक यथास्थिति शालाओं के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार ही व्यय किया जा सकेगा। ठीक है। और यहाँ पर दूसरा बिंदु, एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है कि शाला हेतु सुरक्षा, शाला में सुरक्षा हेतु कहा गया कि कोविड-19 के संदर्भ में आवश्यक प्रचार प्रसार एवं आवश्यक सामग्री के क्रय तथा शाला को सुरक्षित बनाने हेतु 2000 के मान से प्रतिशाला राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से शाला में सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय किए जाएंगे। ठीक है। और आगे अंत में हम पढ़ते हैं वित्तीय प्रबंधन के बारे में। समस्त शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों द्वारा वार्षिक अनुदान की राशि के व्यय हेतु समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मैनुअल मध्य प्रदेश भंडार एवं क्रय नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। साथियों, कई बार हमने चर्चा की है मध्य प्रदेश भंडार एवं क्रय नियम का, तो उसी के अनुसार जो सामग्री का क्रय है वो करना होगा। तो साथियों, इस पत्र में जो जानकारी दी गई है और मुझे ऐसा लगता है कि यह पत्र महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये वित्तीय जो जानकारी संबंधित पत्र है, तो इस पत्र में जो जानकारी दी गई है इसको आप तक हमने प्रेषित किया। आशा करते जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।